विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। महासागरीय धाराएं कर रहे थे हम लोग ज्योग्राफी में, ओशनिक करंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है, क्या याद करना है। आज समझने वाली चीज है, एटलस आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। उन धाराओं को देखना है, उनका रूट देखना है आपने। बाकी इसमें भी डायग्राम दे रखे हैं पूरे, सारे नाम नहीं दे रखे हैं बुक में, लेकिन क्या है डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। तो आज करनी है हमने अंध महासागर की धाराएं, यानी करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन। करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर भी बोलते हैं और हेरिंग पॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिंग क्या होती है? मछली होती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, इसलिए अटलांटिक महासागर का एक नाम क्या है? हेरिंग पॉन्ड, ठीक है। अंध महासागर की धाराओं की मुख्य विशेषता यह है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर इन धाराओं का क्रम प्राय समान है। ऐसे ही लिखना है मेंस में भी। क्या लिखना है? सबसे पहले धारा की डेफिनेशन देंगे आप कि सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। उसके बाद आपने बोलना अंध महासागर की धाराओं की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर के दोनों ओर इन धाराओं का क्रम प्राय समान है। देख रहे होंगे आप, बस खाली अंतर इतना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अंध महासागर की प्रमुख धाराएं मैं बता रहा हूं। सबसे पहला नंबर है उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। मैंने कहा था प्रवृत्ति याद रखनी है आपने हर धारा की, तो ये गर्म है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। उत्तर विषुवत रेखीय धारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। पहला पॉइंट आपने यही देना है। देखो वैसे ये ज्योग्राफी है, क्या है, लेकिन जो मेंस होता है उसमें एक डेफिनेशन फिट होती है, एक साइंस वाली, कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट जो होता है ना आपका, वो एज ए साइंस पढ़ना है आपने। अभी तक आपने जो पढ़ा है, जिन्होंने एमए बीए किया है, उन्होंने एज ए आर्ट पढ़ा उसको, लेकिन अब क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है। जो क्रमबद्ध लिखेगा उसी को अच्छे नंबर मिलेंगे, वही लोग टॉपर होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बोला? उत्तरी विषुवत रेखा धारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है। 0 से 10 को याद करना आपने। मेन चीज क्या है? मतलब एकदम 0 से नहीं होती शुरू, 0 से 10 के मध्य कहीं पर विकसित होती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से, जहां पर कनारी ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है। कनारी की ठंडी धारा दिखाई थी मैंने। कनारी एक आइलैंड है अफ्रीका के बाईं साइड में, वहां पर एक कनारी करंट आती है। मतलब क्या होता है कि मैंने कहा क्लॉकवाइज एक क्रम बनता है, ऐसे करके वापस आया तो फिर उसको धकेल रहा है। वो एक प्रोसेस चल रही है पूरी, कैसी? क्लॉकवाइज में। तो जब नीचे लास्ट में आती है तो कनारी की धारा, ठंडी धारा, कनारी की ठंडी धारा का जल इसे धकेलता है। यह धारा प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम क्यों जा रही है? ट्रेड विंड्स की वजह से जा रही है। किसकी वजह से जा रही है? ट्रेड विंड्स की वजह से जा रही है। ये पानी किसके द्वारा धकेला जा रहा है? ये जल किसके द्वारा धकेला जा रहा है? ये कनारी करंट के द्वारा धकेला जा रहा है। किसके द्वारा? ठीक है। जैसे ये धारा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है। एटलस में देखिए मिड अटलांटिक रिज दिखेगा आपको अटलांटिक ओशन में, एस के आकार की बहुत बड़ी, एक तरह से अटलांटिक के नीचे एक पर्वत श्रृंखला। कल बताया था मैंने कि 2 प्लेटें दूर हो रही है एक दूसरे से, मैग्मा निकल रहा है, जम रहा है, तो नीचे एक पूरी श्रृंखला का निर्माण हुआ है एस की आकार का। कल मैंने उसके नाम भी बताए थे, कहां पर उसको टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं, कहां पर उसको क्या डॉल्फिन बोलते हैं, कहां पर उसको बताया था कल। हाँ, तो उसको याद करना है, वो क्वेश्चन प्री में बनता है। ABCD करके देगा। चैलेंजर उभार कहां पे बोलते हैं, डॉल्फिन उभार कहां पर बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार कहां पर बोलते हैं, है ना, और वॉल्बिस कटक कहां पर बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। ये प्री का क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में, 15 डिग्री खास ध्यान रखना आपने लिखते हुए। क्या ध्यान रखना है? 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है। इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाती है। कहां हो जाती है? उत्तर की ओर हो जाती है, तथा उसे पार करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। उसे पार करने के बाद दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण, अब भाई साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे, कल आपने एक चीज पढ़ी थी
कि महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनके रूट को कौन तय करता है? महाद्वीपों का आकार भी तय करता है, फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट। अब क्योंकि साउथ अमेरिका आ गया तो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा एंटिलीज की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है तथा पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं वेस्ट इंडीज। पश्चिमी द्वीप समूह कौन सा है? और ईस्ट इंडीज किसको बोलते हैं? हाँ जी, इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है वो ईस्ट इंडीज वाला पार्ट हो गया, जो आइलैंड दिखते हैं वहां पर। और वेस्ट इंडीज हो गया कौन सा आपका? कौन सा? जहां पे वर्ल्ड कप चल रहा था अभी क्रिकेट का 2020, पता नहीं, मैं देखता नहीं हूं, तो चल रहा था ना, जहां पे रोज बारिश हो रही थी कि रोज मैच क्या हो रहे थे। हाँ, तो जैसे कुछ नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं वेस्ट इंडीज में? प्योर्टो रिको है? और क्या क्या है? नाम बताओ जल्दी से, एटलस में देखो। बॉब बुलमर की हत्या हुई थी, पाकिस्तानी कोच था एक, उसकी हत्या हुई थी एक बार यही वेस्ट इंडीज में, मैच हार गया था पाकिस्तान। नाम बताओ वेस्ट इंडीज के। त्रिनिदाद एंड टोबेगो भी होगा उसमें एक, पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है उसकी, वो दिखाई नहीं देता है, वो नीचे होगा साउथ अमेरिका के ऊपर। और कौन कौन सा है? हेती, पोर्ट ऑफ प्रिंस कैपिटल होगी उसकी, दिख रहा है? क्यूबा देखो, क्यूबा के दाईं तरफ देखो कौन कौन सा देश दिख रहा है? एंटीगुआ एंड बारबुडा और डोमिनिकन, ठीक है, और सेंट किट्स एंड नेविस। तो भाई इनको ना इग्नोर नहीं करना है, जहां आप देखना बंद करते हो यूपीएससी वहां पर क्या करती है? क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो मैंने कहा पहली शाखा एंटिलीज की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। क्यूबा को एंटिलीज का मोती कहा जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एंटिलीज का मोती कौन है? क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं उसको, लेकिन एंटिलीज की धारा गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। दूसरी शाखा मैंने कहा कैरिबियन सागर में प्रविष्ट होकर तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है। अब क्योंकि आपने अगर मैप रीडिंग करनी है तो स्टार्टिंग जो है मेरी जो क्लासेस हैं वो उसमें मैंने पूरा मैप बता रखा, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा युकाटन चैनल कहां पर है। कहां पर है युकाटन चैनल? युकाटन चैनल किस किस के बीच में है? नहीं, दो देशों के बीच में दिख रहा होगा ना आपको। एक एटलस अगर आप मुझे पकड़ा दें तो मैं बता देता हूं। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल क्या है? मैक्सिको और क्यूबा दिख रहा है भाई। सिगार के लिए प्रसिद्ध है क्यूबा, क्यूबन सिगार सुने हो? नहीं सुने हो? चलो जी, तो मैंने क्या कहा आपको? दो शाखाओं में विभाजन हो गया। पहली शाखा एंटिलीज की गर्म जल धारा के नाम से जानी जाती है और पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है, वेस्ट इंडीज के पूर्व में प्रवाहित होती है। दिख गया? दूसरी धारा मैंने बता दिया, दूसरी शाखा जो है कैरिबियन सी से में प्रविष्ट होकर तथा युकाटन चैनल तक पहुंचती है। यार वो भी तो है एक पिक्चर, कौन सी? कैरिबियन पर डाकुओं की, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। हाँ, वही है कैरिबियन सी, ठीक है। ऐसे याद हो जाता है, ऐसा करके बोलते हैं जब हम। अगला है भाई खाड़ी की गर्म जलधारा। अगला कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। वार्म है, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए जा रही है, इसलिए गल्फ नाम पड़ जाता है इसका। तो इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है वही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही पानी है, पर क्योंकि अब गल्फ ऑफ मैक्सिको से उसको आगे जाकर हम क्या बोल रहे हैं? अब वो पानी जब वो स्ट्रीम आगे बढ़ रही है तो उसका नाम क्या रख रहे हैं हम? गल्फ स्ट्रीम। तो इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पश्चिम यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट। अब ये आप क्या हो रहा कि मीडियम आपका इंग्लिश, अब
दायां बायां पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें क्या हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा। तो एक बार याद कर लो, है ना, मादरे वतन है जो हमारी हिंदी है, मतलब जो भाषा है हिंदी, वो दरिद्र भाषा नहीं है, बहुत समृद्ध भाषा है। उसको भी अगर आप बोलोगे तो बेइज्जती नहीं होगी। केबीसी में अमिताभ बच्चन जब हिंदी बोलते हैं तो क्या बुरा लगता है? नहीं लगता है। वो इंग्लिश भी उतनी अच्छी जानते हैं, वो हिंदी भी उतनी अच्छी जानते हैं, और उनकी स्कूलिंग ऐसी जगह से है जहां आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, फिर भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। कौन? वो चलता ही इसीलिए है। जब वो आए तो कंप्यूटर जी, यार ऐसा बोला जाता है क्या कंप्यूटर जी? लेकिन बोलते हैं तो अच्छा लगता है उनके मुंह से, सदी के महानायक है। तो हिंदी में भी याद कर लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि पश्चिम मतलब वेस्ट होता है, पूरब मतलब ईस्ट होता है, उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, दक्षिण मतलब साउथ होता है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये याद कर लेना, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम एक विस्तृत धाराक्रम है जो कि विस्तृत भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। जब हम इसका प्रभाव पढ़ेंगे ना कि धाराओं के प्रभाव क्या होते हैं, धाराएं बहुत जरूरी है पृथ्वी के लिए। अगर धाराएं ना होती तो फिर ऊपर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता, नीचे का टेम्परेचर बहुत गर्म होता, फिर बीच बीच का, ठीक है। वो तो शुक्र है कि धाराएं, गर्म धाराएं ऊपर जा रही हैं, ठंडी धाराएं नीचे आ रही हैं, तो टेम्परेचर क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। जलवायु को भी प्रभावित कर रही है। क्या कर रही है? जलवायु को क्या प्रभावित कर रही है? कई कॉन्टिनेंट को तो बर्बाद भी कर देती हैं धाराएं। अगर पश्चिमी भाग से चल गई है धारा, तो आप देख रहे हैं उसके दाईं तरफ डेजर्ट होते हैं हमेशा, चाहे सारा डेजर्ट हो। किसके कारण? कनारी करंट की वजह से, वो पेरुवियन करंट की वजह से। ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अटाकामा डेजर्ट, है ना, 5 साल तक एक बूंद बारिश नहीं होती है वहां पर। वो उधर गल्फ कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट की वजह से क्या, एरिजोना डेजर्ट, सोनरन डेजर्ट, और क्या, मोजेव डेजर्ट। 2-3 डेजर्ट वहां यूएसए और मैक्सिको में दिखते हैं, आपको दिखते हैं। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से, कोल्ड करंट है उसकी वजह से, ऑस्ट्रेलिया के 6 डेजर्ट जो बने हैं। मैंने कहा डेजर्ट बनने का एक ही कारण नहीं होता, लेकिन एक कारण ये भी है। समझ में आया? अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है, जैसे यूरोप के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर अगर ये धारा ना पहुंचती गल्फ स्ट्रीम, तो मेरे ख्याल से यूरोप क्या होता, बर्बाद हो चुका होता। अब पूछो क्यों होता बर्बाद? 6 महीने बर्बाद रहता यूरोप। 6 महीने उनके जहाज हिल नहीं सकते थे, क्योंकि बंदरगाह जो है वो सारे जमे रहते हैं उनके। क्या रहते हैं? बंदरगाह समझते हैं? क्या बोलते हैं बंदरगाह को? और क्या बोलते हैं? पोर्ट्स जो हैं वो सारे के सारे जमे हुए रहते हैं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि रूस के ऊपरी भाग में बहुत बड़ा तट है, लेकिन जमा हुआ है, किसी काम का ही नहीं है। यूरोप के भी पश्चिमी तट जो है वो क्या है, गल्फ स्ट्रीम की वजह से क्या हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है, जहाज की आवाजाही चलती रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है। समझ में आया? इसीलिए यूरोप का कंबल कहते हैं किसको? गल्फ स्ट्रीम को। ये आईएएस का क्वेश्चन है, यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है ना। अब जो पहली बार सुनेगा यूरोप का कंबल, तो नहीं आएगा उसकी समझ में। इस क्रम में 3 धाराएं सम्मिलित किया जाता है। मैंने कहा जो ये गल्फ स्ट्रीम है ये विस्तृत धारा क्रम है। इसमें क्या है, इस क्रम में 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले फ्लोरिडा की धारा। अगर आपको पता है कि फ्लोरिडा कहां पर है, तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा कि फ्लोरिडा की धारा क्यों बोल रहे हैं इसको। कहां पर है फ्लोरिडा? यूएसए का एक उभरा हुआ पार्ट दिख रहा होगा आपको, दाईं तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ है। मैंने कहा था आपको केप कैनावरल भी है, केप कैनेडी स्पेस सेंटर भी है यहाँ पर, है ना। केप कैनावरल, केप कैनेडी के नाम पर अब क्या है वो, हेती भी है यहाँ पर। हेती के दंगे फेमस हैं यूएसए में। तो एक तो हो गया फ्लोरिडा की धारा, यानी फ्लोरिडा जल डमरू से हैट्रस अंतरीप के बीच में। एटलस में ढूंढिए हैट्रस कहां पर है, ये पूछेगा आपसे, प्री में पूछेगा क्वेश्चन। फ्लोरिडा जल डमरू से हैट्रस अंतरीप के बीच में क्या बोला जाता है? फ्लोरिडा की धारा बोला जाता है। हैट्रस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच में क्या बोला जाता है? गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गल्फ स्ट्रीम। मन को इधर उधर मत ले जाना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गया सब गायब। क्या बोला मैंने लास्ट लाइन? क्या बोली लास्ट लाइन? कंडाली महोत्सव मनाया जाएगा फिर। कंडाली महोत्सव समझते हो? भोटियों में होता है, वैसे वो अलग महोत्सव है, पर यहां का महोत्सव दूसरा होता है। गमले में लगा रखी है कंडाली। क्या बोला मैंने? गल्फ स्ट्रीम। कहां से कहां तक?
ये क्वेश्चन बनेगा प्री में, ऐसे बन सकता है। अगर मैं होता तो मैं बनाता, 3 पॉइंट देता मैं कहता 3 स्टेटमेंट देता। मैं कहता कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला मैं देता फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हैट्रस अंतरीप के बीच में जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम वाला जो धारा क्रम है, विस्तृत धारा क्रम है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा धारा बोलते हैं। हैट्रस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच में गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, और ग्रैंड बैंक से पूर्व तथा पश्चिमी यूरोपियन तट तक जो बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं, उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखते भी रहो किताबों में, गायब हो जाएगा सब। अगर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह समझ में नहीं आ रहा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लिखो उसको। क्या लिखो भाई? नॉर्थ की तरफ चले गए, पोलर विंड्स चलेंगी, उन हवाओं के प्रभाव से जो जल है वो आगे खिसकेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। तो ये तीनों याद हो गया। हैट्रस अंतरीप मिल गया। हैट्रस कहां पर है? हैट्रस कहां पर दिख रहा है? अरे कोस्ट में दिखेगा बिल्कुल भाई, हैट्रस दिख रहा है। बस समस्या यह है कि ये धारा थोड़ा दूर बहती है। किससे? यूएसए के तट से क्या होती है? कुछ किलोमीटर दूर बहती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है यूएसए की जलवायु। समझ में आया? मैंने कहा यूएसए से अगर आप एक बोट में बैठेंगे और अटलांटिक में ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो पहले आपको ठंडा पानी ही मिलेगा, उसके बाद ये गर्म पानी मिलेगा। इसीलिए गर्म जल धारा, उसकी जो ठंड है वहां की यूएसए की, उसको क्या नहीं कर पाती? प्रभावित नहीं करती। अगर तट से चिपक कर चलती तो मेरे ख्याल से प्रभावित करती। समझ में आ गया? कोल्ड वॉल बोलते हैं उसको, ठंडी दीवार जिसे बोलते हैं, और उसके बाद चलती है ये। कौन? गल्फ स्ट्रीम। तो हैट्रस अंतरीप से ग्रैंड बैंक तक। ग्रैंड बैंक मैंने बताया था ये वो जगह है, न्यू फाउंडलैंड के पास देखिए, बल्कि लिख दीजिए अगर आपके एटलस में नहीं बना हुआ। ग्रैंड बैंक वो जगह है जहां पर लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिलती है। यहां पर कोहरा उत्पन्न होता है, समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। मत्स्यन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये विश्व के प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहां पर मछलियां पाई जाती हैं बहुत ज्यादा। कारण यह है कि एक तो ठंडी और गर्म जल धारा के मिलन बिंदु पर पानी गुनगुना होता है, तो वहां पर वो रहती है। दूसरा कारण यह है कि प्लैंक्टन्स लेके आती हैं, 0 डिग्री इक्वेटर के जो प्लैंक्टन्स हैं उसके ऊपर के, वो लेके आती है मछलियों के लिए, और मछलियों का भोजन होता है कौन? प्लैंक्टन्स। तो गल्फ स्ट्रीम प्लैंक्टन लेके आ रही है। ये गल्फ स्ट्रीम अगर नहीं बोल रहा हूं मैं तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोल रहा हूं, ठीक है। अगला है भाई फ्लोरिडा की गर्म धारा। कौन सी? इसको अब एक्सप्लेन करके देखते हैं। यह धारा फ्लोरिडा जलडमरू से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जाओ मैप में, वहां पर हैट्रस दिखेगा आपको, हैट्रस अंतरीप के बीच प्रवाहित होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटलीज गर्म जल धारा फ्लोरिडा धारा से मिल जाती है। फ्लोरिडा धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का ही विस्तृत भाग है, ये भी बताना पड़ेगा, जो कि युकाटन चैनल से होकर मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है। तो पहले 2 भाग हुए थे ना, एक एंटलीज की धारा बन गई थी, एक उधर, है ना, वही। अगला गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीज धारा का, फ्लोरिडा की धारा में जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट करके हैट्रस अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच प्रवाहित होती है, तो वहां गर्म गल्फ स्ट्रीम की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? बिहार पीसीएस वालों ने पूछ लिया जब आप पैदा हुए थे सन 2000 में, बल्कि कुछ तो 2000 के बाद के होंगे यहां पर, तब पूछ लिया बिहार पीसीएस ने कि भाई यहां से यहां तक क्या बोलते हैं उसको? गल्फ स्ट्रीम। हैट्रस अंतरीप से आगे बढ़ने पर अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगेसो सी तथा बाईं ओर ठंडी जल रूपी दीवार कोल्ड वॉल से अलग रहती है। अब सारगेसो सी क्या है? ये सारगेसो जो है वो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, सारगेसन, उससे बना है, समुद्री घास होता है इसका मतलब। दरअसल क्या है कि लाखों करोड़ों साल से यही क्रम चल रहा है ये ऐसा। तो बीच का एक पार्ट है जो वहां पर क्या कि घास ही घास होती है समुद्र के बीच में, उसको बोलते हैं सारगेसो सी, जड़ विहीन घासें। पानी के जहाजों को मना होता है सारगेसो सी से जाना, अगर वो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनका जो पीछे प्रॉपेलर होता है, पंखा होता है, वो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, उसमें घास फंस जाएगी, इसलिए मना होता है कि आपने नहीं जाना है। बल्कि एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा, बर्मुडा ट्राइंगल किन 3 पॉइंट को मिलाकर ट्राइंगल बनता है, वहां से मना करते हैं जहाज नहीं जाने।
है ना। तो बरमुडा ट्रायंगल भी देख लो, नेट पे जाओ, बरमुडा ट्रायंगल 3 पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंटों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनेगा, वहां से मना है मियामी, बरमुडा और प्योर्टो रिको। इन 3 पॉइंट को मिलाइए, मियामी फ्लोरिडा में पड़ेगा, प्योर्टो रिको एक क्या है, एक छोटा सा आइलैंड देश है, और ऊपर कौन, बरमुडा। तो एक ट्रायंगल बनेगा, वहां पे आपको पता ही है कि जहाज डूबते थे, ठीक है। और प्योर्टो रिको याद रखना, एक ट्रेंच भी है, अटलांटिक ओशन का ट्रेंच है प्योर्टो रिको ट्रेंच। क्या है, एक तो देश हो गया छोटा सा वेस्ट इंडीज का, और एक ट्रेंच हो गया। क्या हो गया, ट्रेंच मतलब खड्डा महासागर में, कितने किलोमीटर गहरा, लगभग 8, 9, 10 किलोमीटर गहरा होगा। सबसे गहरा ट्रेंच जो है मैरियाना ट्रेंच है, नियर फिलीपींस, पैसिफिक ओशियन में है। कौन सा, चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में। सुंडा ट्रेंच आपका इंडियन ओशियन में है, प्योर्टो रिको ट्रेंच आपका अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है, ये भी याद करना है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, तो मैंने क्या कहा आपको, हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ने पर अपने दाहिनी ओर यह धारा सारगेसो सी तथा बाईं ओर ठंडी जल रूपी दीवार कोल्ड वॉल से अलग ही रहती है। यूएसए के पूर्वी तट के पास इस ठंडी जल राशि रूपी दीवार की उपस्थिति पछुआ हवाओं के कारण गर्म जल को तट से दूर अर्थात पूर्व की ओर हटा लिए जाने के कारण होता है। फलस्वरूप लैब्राडोर ठंडी धारा का जल हेट्रस अंतरीप तक चला जाता है। अब आईएएस प्री में पूछा है क्वेश्चन, आप पूछते हो कि आईएएस में कहां से बनते हैं क्वेश्चन, तो इन्हीं में से बनते हैं। डीप पढ़ना पड़ता, थोड़ा क्या करना पड़ता है, असंभव नहीं है, किताब को ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन बनेंगे वहां से, ठीक है। 100% की गारंटी मैं नहीं देता हूं, लेकिन यह है जितने में आपको मेन से लिखना है, यानी आईएएस के पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आप 4 सब्जेक्ट को अगर कमांड, 4-5 सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, योजना कुरुक्षेत्र पढ़नी पड़ेगी, भारत 2024 एक किताब आती है वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रोज नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 2 दिन तो पढ़ ही सकते हो, और बाकी किताबें पढ़नी है, ठीक है। और करंट के लिए मैं बता दूंगा कौन सी मैगजीन है मंथली, वो पढ़नी है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता कि 1 महीने 2 महीने में हो जाएगी तैयारी आपकी, ये टाइम लेती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 365 दिन में 300 दिन भी सीरियस है, सीरियसली पढ़ रहा है, 7-8 घंटे रोज पढ़ रहा है, तो वो पेपर निकाल सकता है। और लिख रहा है साथ में, भाई लिखना जरूरी है, 7-8 घंटे पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, लिखना है। राइट मोर, रीड मच एंड थिंक मोस्ट। चलो जी आगे, कहां तक पहुंचे हम, अब आगे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, ये याद रखना है आपने 40 डिग्री, और एटलस में भी देखिए 40 डिग्री कहां पर है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। फलता यहां ताप व्यतिकरण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है। क्या पड़ता है, अच्छा अगर मैं आईएएस में क्वेश्चन बनाता, जानते हैं क्या बनाता मैं ये पूछता कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा कि यूएसए के पूर्वी तट के पास इस ठंडी जलराशि रूपी दीवार की उपस्थिति किस कारण से गर्म जल को तट से दूर रखती है, किस कारण से, आंसर वेस्टर्लीज की वजह से। आंसर, अब वेस्टर्लीज क्या होती है, पछुआ पवनें होती हैं। तो मैंने कहा उसके लिए वो डायग्राम पे जाना पड़ेगा आपको, जहां पे ट्रेड विंड के तीर देखने पड़ेंगे आपको, वेस्टर्लीज के तीर देखने पड़ेंगे। तो वेस्टर्लीज की वजह से उस पानी को उधर ही धकेल रखा उसने, किसने, वो जो गल्फ स्ट्रीम है ना, और वो जो तट से लगा हुआ पानी हो कैसा ठंडा है, इसीलिए कोल्ड वॉल बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट में ये देता यूपीएससी का अगर मैं पेपर बनाता कि यूएसए के पूर्वी तट के पास जो ठंडी जल राशि रूपी दीवार है, इसकी उपस्थिति के कारण, इसकी ठंडी रूपी दीवार की जो उपस्थिति है वो पछुआ हवाओं के कारण गर्म जल को तट से दूर रखती है। गर्म जल को मतलब वो जो धारा चल रही है, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, उसको दूर क्यों, मतलब यूएसए के तट से दूर क्यों बह रही है, वेस्टर्लीज की वजह से बह रही है।
अगर वेस्टर्लीज ना होती वहां पर तो ये तट से चिपक कर बहती, और तट से चिपक कर अगर बहती तो क्या करती है, प्रभावित करती यूएसए की जलवायु को। तो जो आपका ये है, क्या नाम है, व्हाइट हाउस, ये बर्फ में जमता नहीं। जब बर्फ पड़ती है वहां तो पूरा जम जाता है वो, मतलब व्हाइट ही व्हाइट होता है। तो क्योंकि गर्म जल धारा क्या करती, टेम्परेचर को बढ़ाती और उस बर्फ को पिघला देती जल्दी, मतलब बर्फ पड़ती लेकिन जल्दी पिघल जाती, वो कटर नहीं लगाने पड़ते वहां। क्लियर हो गया। अगला मैं स्टेटमेंट यहां से पूछता, जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आंसर होता है आपका, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लैब्राडोर की ठंडी गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती। मैं उल्टा पूछता, लैब्राडोर कोल्ड करंट गल्फ स्ट्रीम से कितने डिग्री लैटिट्यूड पर मिलती है? आंसर 40 डिग्री। अरे लैटिट्यूड बोलने से नहीं होगा, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ बोलना जरूरी है। क्या बोलना जरूरी है? और पहला ऑप्शन में देता 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, क्योंकि आधे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 40 डिग्री देखते हैं। क्या देखते हैं? वो साउथ वाउथ से कोई मतलब नहीं होता। आंसर क्या होगा? 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर ढंग से पढ़ लिया आपने चैप्टर, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन इस मतलब इस वाले चैप्टर से गलत नहीं होगा कभी, ठीक है, अगर ध्यान दोगे तो। अच्छा, फलता या ताप व्यतिकरण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्यों हो रहा है? गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिल रही है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से घना कोहरा पड़ रहा है। जलयानों के संचालन में या समुद्री यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अवरोध उत्पन्न हो रहा मतलब यार दिखेगा ही नहीं। टाइटैनिक चल रहा था, यहां से क्या हुआ, कोहरा था, कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया, है ना। आइसबर्ग, आइसबर्ग की एक विशेषता होती है, क्या होती है बताओ? 9 भाग नीचे होता है, 1 भाग ऊपर रहता है। और जब क्वेश्चन बना तो भाई उसमें 4 ऑप्शन थे, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कितना भाग ऊपर और कितना भाग नीचे? तो ऐसे तो होगा नहीं कि 1/9, 1 क्या था, अरे 10 ही तो नहीं पूछा उसने ऑप्शन में, समस्या यही तो है। 1/10 और 9/10 में नहीं दिया उसने आंसर, किसमें दिया? 1/9 और 8/9, कुछ ऐसा चेक करिए जरा। एक क्वेश्चन बना है कभी आइसबर्ग पर, एक क्वेश्चन बना, उसको चेक करो, कितने भाग ऊपर और कितने भाग नीचे। अरे छोटे बच्चों की क्लास में पढ़ाया जाता है, 6ठी 7वीं 8वीं में मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, घना कोहरा होता है, समुद्री यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है, यहां पर पछुआ हवाओं के प्रभाव एवं पृथ्वी के विक्षेप बल यानी डिफ्लेक्टिव फोर्स के कारण गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर उन्मुख हो जाती है। यहां पर फिर आपको डिफ्लेक्टिव फोर्स को याद करना पड़ेगा, यहां पे फिर आपको पछुआ हवाओं का प्रभाव याद करना पड़ेगा। यहां पे खास ध्यान देना है आपने, क्या करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, जब मैं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि यूपीएससी यहां पर सोच रही है क्वेश्चन बनाने का। क्या सोच रही है? मैंने क्या कहा, क्या कहा मैंने? पछुआ हवाओं के प्रभाव से और पृथ्वी के विक्षेप बल डिफ्लेक्टिव फोर्स के कारण। अब डिफ्लेक्टिव फोर्स क्या है उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल पहले याद कर लीजिए। डिफ्लेक्टिव फोर्स के कारण गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर उन्मुख हो जाती है। कहां हो जाती है? तो आइसबर्ग का मिला आंसर, कितना भाग ऊपर कितने भाग नीचे? 1/9 भाग ऊपर, 8/9 भाग नीचे। क्या बताओ जल्दी। एक बार 10 में पूछा उसने, एक बार 9 में पूछा उसने, कुछ ऐसा हुआ। और 9/10 भाग नीचे। पर मैंने कहीं क्वेश्चन देखा किसी पेपर में, समूह गौ का था, पता नहीं कौन सा था, उसने 9 में पूछा हुआ था, जरा चेक करो। होना तो यही चाहिए वैसे, 1/10 भाग ऊपर, 9/10 भाग नीचे। चेक कर लो, मोबाइल का यूज करो, या तो जमा करा दो मोबाइल अपने अपने, अगर नहीं यूज कर रहे हो। क्या दिख रहा है? तब तक अगली धारा बता रहा हूं मैं। उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। भैया 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कौन सा? वेस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब प्लस बनाना है आपने अपने एटलस में, वहां पर क्या बनाना है?
जहां पे 40 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिल रहा होगा, 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जहां पर मिल रहा होगा, प्लस बनाओ। यही वो जगह है जहां से ये कई भागों में क्या हो जाती है, कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जो उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह है ना, क्या है? हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूं, ऑप्शन कई बार वैसा करके दे देता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो क्या है आंसर उसमें? 13/103। उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह, अब इसकी दो शाखाओं के बारे में बता रहा हूं मैं। उत्तरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा में जाती है, पूर्वी शाखा दूसरी होगी पूर्वी शाखा। उत्तर पूर्व दिशा वाली जो उत्तरी शाखा है वो है एक नॉर्वे की धारा, नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं उसको। अरे भैया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये पढ़े हैं आप? नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का देश सुना होगा आपने, है ना? नॉर्वे की कैपिटल, अब देखो, नॉर्वे की कैपिटल भ्रष्टाचार मुक्त देश है ये, क्या है? ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। उसके बाद पड़ती गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद पड़ता है फिनलैंड। फिनलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। वहां की सबसे बड़ी लेक है साइमा, क्या है? और फिनलैंड के बाद लग जाता है रूस। क्या लगता है? और फिनलैंड और रूस के बीच में जो सीमा है वो दलदल है, क्या है? अब यहां से भी क्वेश्चन बना एक बार, दलदल। सीमाओं के प्रकार पढ़ने हैं आपने। क्या पढ़ने हैं? सीमाओं के प्रकार पढ़ने हैं। तो गल्फ ऑफ बोथनिया ये आईएएस का क्वेश्चन है, किसके बीच में है? तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। किसके बीच में? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक है जी। तो नॉर्वे के बारे में मैंने बताया आपको कि ये सब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये भ्रष्टाचार मुक्त देश है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे इन्होंने एक संस्था का निर्माण कराया जिसको ओम्बुड्समैन कहा गया। उसी को भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन जो आया पहले हमारे बैंकिंग सेक्टर में आया। किसमें आया? हम ओम्बुड्समैन लेके आए, देखा हमने बैंकों में, बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे आप लोगों को रिश्वत लेते हुए नहीं देखते होंगे, होती है, क्योंकि ओम्बुड्समैन है। अगर बैंक आपको परेशान कर रहा है, जाइए देहरादून, जाइए आरबीआई के ऑफिस में जाइए, ओम्बुड्समैन बैठा हुआ, उससे कंप्लेंट कर दीजिए, नौकरी से खत्म, नौकरी खत्म। ऐसे ही लोकपाल लोकायुक्त जैसी जो संस्थाएं वो किससे हैं? ओम्बुड्समैन। चलो जी वापस आ जाओ। नॉर्वे की धारा गर्म, इरमिंजर करंट, ये सबसे, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, कहां से, कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के 4 पार्ट देता मैं और पूछता है इनमें से कौन कौन से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के। एक होगी नॉर्वे की गर्म धारा, एक होगी इरमिंजर की गर्म धारा, एक होगी रेनेल धारा गर्म, रेनेल की गर्म धारा, और एक कनारे की ठंडी धारा। ये चारों किसके पार्ट हैं? चारों किसके पार्ट हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के पार्ट हैं। किसके हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्तरी शाखा उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए कई उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा नॉर्वे के तट से होकर नॉर्वे सागर में चली गई, नॉर्वेजियन सी में चली गई, और नॉर्वे की गर्म धारा कहलाई। अगर आप एटलस में नहीं देख रहे हो, नहीं समझ में आएगा। एटलस है। दूसरी शाखा आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है, इसको इरमिंजर की धारा कहते हैं। कहां? आइसलैंड सुने हो? आइसलैंड सुने हो? रेकजेविक कैपिटल है इसकी। और ये आइलैंड क्या है, इसका आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पर वॉल्केनिक घटनाएं होती रहती हैं। शायद लौकी दरारी उद्भेदन था, कौन सा था एक, लौकी दरार, दरार है, इसमें से मैग्मा निकल रहा है, समुद्र में गिर रहा है, ठंडा हो रहा है, कॉन्टिनेंट का आकार बढ़ता जा रहा है। जो क्षेत्रफल है वो हर साल क्या हो रहा है, कुछ किलोमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया? एक दिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, देखना। इसको फायर आइलैंड भी बोलते हैं। किसको? आइसलैंड को। आइसलैंड के पास आपको क्या दिख रही है? इरमिंजर की धारा दिख रही है। क्या दिख रही है? मतलब आइसलैंड के दक्षिण में, आइसलैंड के दक्षिण में। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, सुनो, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं?
66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को ऊपर कौन सा सी है? आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक सर्किल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो बोलता है कि आर्कटिक सर्किल कहां कहां से जाता है। जरा देखो, आइसलैंड के ऊपर नीचे से कहीं से जा रहा है क्या, या नहीं जा रहा है? टच कर रहा है आइसलैंड को? नहीं, आइसलैंड के धरती से जा रहा है क्या, ये पूछ रहा हूं। पक्का? एटलस में दिखा रहा है? पक्का? क्या दिखा रहा है? कई बार एटलस गलत भी दिखाता है भाई। नहीं, ऊपर से जा रहा है मतलब आइसलैंड की धरती से होकर जा रहा है। आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल पर कौन कौन से देश है उसकी एक लिस्ट बना देना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है वहां से कभी। तीसरी शाखा जो है ग्रीनलैंड के पूर्व तक चलकर ग्रीनलैंड की ठंडी धारा से मिल जाती है। ग्रीनलैंड पता है? वो दिख रहा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? ग्रीनलैंड। कैपिटल का है नुक ऑब्लिक गॉटथेव। किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है। ब्रैकेट में लिखा होगा वहां पर डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। डेनमार्क वैसे यूरोपीय देश है, उसका कब्जा है वहां पर। क्या रहते हैं वहां पर? एस्किमोज रहते हैं। क्या रहते हैं? उनके घरों को इग्लू कहते थे पहले, अब तो अभी भी कहते होंगे इग्लू, ठीक है। और मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं एस्किमो। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार, हमने सब याद किया। उनके घरों को इग्लू कहते हैं, उनके भाले को हार्पून कहते हैं, उनकी गाड़ी को, उनकी जो कार होती है, कार कह रहा मैं, गाड़ी होती है उसको स्लेज कहते हैं। उसको कुत्ते खींचते हैं, रेनडियर खींचते हैं, है ना। क्या नाम है वो, क्रिसमस के दिन कौन आता है? सेंटा क्लॉज की स्लेज को कौन खींचते हैं? रेनडियर खींचते हैं। चलो ठीक है, उनके देवता भी वैसे ही है। और ये भी याद किया कि उनकी जो एक बोट होती है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों ने ये पूछा किस प्रजाति के होते हैं? मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं। किस प्रजाति के होते हैं? सुसाइडल टेंडेंसी होती है उनमें। किनमें? एस्किमोज में। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जब खाने की कमी हो जाती थी किसी जमाने में, तो वो अपने कपड़े उतारकर बर्फ में तब तक चलता जब तक मर नहीं जाता। और बुरा भी नहीं मानते हैं उसमें, अच्छा माना जाता है, बलिदान माना जाता है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? खाद्य संग्राहक होते हैं। जब 6 महीने की रात पड़ती है, मतलब जब ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, तो उससे पहले पहले इन्हें शिकार करके रखना पड़ता है, सील का। और क्या क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं? सील। और क्या क्या होता है बर्फ में? मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं वो उनको स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप लोग रखते हो ना गेहूं, बड़े से डब्बे में रख के, संग्राहक। जमाखोरी बोलते हैं इसको। इसकी वजह से अन्न वो हो सकती है, अन्न की कमी हो सकती है देश में। कुछ लोग रखते हैं ना 4-4 बोरे रख दिए भर के। अरे भाई अकाल थोड़े पड़ रहा है यार, ले लो, हर महीने लो सबको, है ना। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस। तीसरी शाखा मैंने कहा ग्रीनलैंड के पूर्व तक चलकर ग्रीनलैंड की ठंडी धारा से मिल जाती। समझ में आ गया? सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से ज्यादा है, फिर भी ग्रीनलैंड को आइलैंड बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी अपनी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। किसकी? ग्रीनलैंड की। समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया की है क्या अपनी टेक्टोनिक प्लेट? हाँ जी, जो वो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है हमारी। तो कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें हम लोग हैं। अभी बहुत कुछ होना है धरती पर, बस समस्या यह है कि उम्र हमारी जो है वो बहुत कम है। कितनी है? कितनी है भाई? तुम तो बच्चे हो अभी, हम तो आधा जी चुके हैं, पता नहीं कितना है। और मैं ये बोल रहा हूं कि ज्योग्राफी में करोड़ों साल चाहिए देखने के लिए परिवर्तन। कितने? परिवर्तन देखने के लिए लाखों करोड़ों साल चाहिए। अच्छा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की पूर्वी शाखा पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर फ्रांस और स्पेन के तट तक पहुंच जाती है। भाई कहां तक? फ्रांस और स्पेन के तट तक पहुंच जाती है। यह भी कई उपशाखाओं में विभक्त होती है। एक शाखा रूम सागर या भूमध्य सागर में प्रविष्ट हो जाती है। रूम सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में प्रविष्ट हो जाती है। दूसरी शाखा बिस्के की खाड़ी तक पहुंच जाती है। देखो बे ऑफ बिस्के देखो कहां पर है। अगर आपने यूरोप के मैप को ढंग से देख लिया, यूरोप के मैप में जाओ भाई, ऐसा नहीं मिलेगा। यूरोप के मैप में जाओ, फ्रांस स्पेन के अगल बगल देखो,
स्पेन के ऊपर यूरोप निकालो बालक। स्पेन के ऊपर जब आप समुद्र में कूदेंगे तो बे ऑफ बिस्के में कूदेंगे, ठीक है। सीधा पकड़ो पहले एटलस को, स्पेन में जाओ नीचे, बुल फाइटिंग वाला देश, मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की। हाँ यहीं पे पुर्तगाल, हाँ ये पुर्तगाल है, ये बगल में क्या है, स्पेन है। स्पेन के ऊपर जाओ, यहां पे देखो बे ऑफ बिस्के लिखा होगा। अगर पॉलिटिकल में नहीं लिखा हो तो फिजिकल में जाओ, बे ऑफ बिस्के लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिस्के की खाड़ी तक प्रवाहित होती है और रेनेल धारा की संज्ञा से जानी जाती है। तो रेनेल करंट कहां पर है, बिस्के की खाड़ी में। रेनेल करंट कहां पर है, बिस्के की खाड़ी में है, ठीक है। आगे चलकर इसमें कई उपशाखाएं हो जाती है। एक उपशाखा इंग्लिश चैनल में चली जाती है। इंग्लिश चैनल देखा होगा आपने, कहां पर है, बे ऑफ बिस्के के ऊपर इंग्लिश चैनल है। सुना होगा आपने, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारतीय बालिका है कौन, पता ही नहीं है। कौन थी इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, आरती शाह। पढ़ने में बहुत आसान लगता है, कभी कूदना, हाँ आरती शाह, कभी कूदना उसमें पता चलेगा, कूदते ही क्या हाइपोथर्मिया, स्पेशल ड्रेस पहननी पड़ती है, तैर रहे होते हैं, साथ में जहाज चल रहा होता है, हाथ उठाना पड़ता है, अब मेरे बस का नहीं है। कई लोग जाते हैं वहां पर इंग्लिश चैनल पार करने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। डेथ भी हो जाती कई लोगों की हाइपोथर्मिया की वजह से। हमें खाली नाम याद करना है बस। अगला, दूसरी उपशाखा आयरलैंड के दक्षिण प्रवाहित होते हुए पुनः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। तीसरी शाखा स्पेन के पश्चिमी तट एवं ओजोर्स, ओजोर्स आइलैंड है दरअसल एक, लोग देखो ओजोर्स कहां पर है, ओजोर्स आदि द्वीपों से होती हुई अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंचती है और कनारी की ठंडी धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, कनारी की ठंडी धारा कहलाती है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कनारी की ठंडी धारा, कनारी कोल्ड करंट, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे मेडेरिया और केप वर्डे आइलैंड के बीच प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को कनारी की धारा कहते हैं। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता हूं, कनारी की ठंडी धारा किस किस के बीच में बहती है, तो मेडेरिया और केप वर्डे आइलैंड के बीच में बहती है। कनारी भी एक क्या है, आइलैंड है। देखो तो साथ में ये जरूर देखना, मेडेरिया किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, पुर्तगाल का पार्ट है। और केप वर्डे किसका पार्ट है, कंट्री है, पक्का किसी देश का उपनिवेश रहा होगा, कभी कब्जा कर रखा होगा उन्होंने। कनारी जो है वो स्पेन का है। कनारी किसका है, स्पेन का पार्ट। यह वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का बढ़ा हुआ और ऊष्मा खो चुका दक्षिणी भाग है, जो व्यापारिक पवनों के प्रवाह से पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर उत्तरी विषुवत रेखा धारा में मिल जाता है। मिल गया भाई, क्लियर हो गया, हाँ साथ में देखते रहिए। उसके बाद भाई लैब्राडोर करंट, कौन सी करंट, लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर पे आइए, यह ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट तथा बैफिन की खाड़ी, बैफिन आइलैंड जो है वो कनाडा का पार्ट है, पता है। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है, उसके बीच में से कहीं से निकलकर लैब्राडोर पठार के सारे बहती हुई न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। यह धारा ठंडे ध्रुवीय सागरों से आने के कारण ठंडी होती है। न्यू फाउंडलैंड के निकट ठंडे और गर्म जल के मिलने से घना कोहरा छाता है, घना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से, किसकी वजह से, ताप गतिकरण की वजह से घना कोहरा छाता है। मछलियों के विकास हेतु यहाँ आदर्श दशाएं मिलती हैं। ग्रैंड बैंक यहीं पर है। ग्रैंड बैंक कहां पर, अटलांटिक ओशियन में, न्यू फाउंडलैंड के पास। अगला, दक्षिण विषुवत रेखा गर्म धारा, साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट। अब हम नीचे आ गए सदर्न हेमिस्फीयर में। यह धारा दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, किसके, अभी तक हमने ऊपर जब पढ़ा तो कौन सी व्यापारिक हवाएं थी वो बताओ, जब हमने पहले पढ़ा तो कौन सी व्यापारिक हवाएं थी वो, अरे यार नहीं भाई,
ऐसा होता है ना, ये देखिए एरो दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे बहती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इसको ध्यान रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और अब जब दक्षिण में हम क्या कर रहे हैं, व्यापारिक पवनों की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा एक ऐसे बनाइए, यहाँ पे ईस्ट लिखिए, यहाँ पे वेस्ट लिखिए, यहाँ पे नॉर्थ लिखिए, साउथ लिखिए, साउथ ईस्ट हो गया। तो ये जो हो गई दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं होंगी, क्या हो गई, इनका भी अंतर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैं दो स्टेटमेंट बना के देता, मैं कहता कि उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पर उल्टा करके दे देता, मैं क्या करता, उल्टा करके देता, पर मैं पहले सीधा करके बताता हूं। मैं कहता जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है उस पर उसका जो जल धकेलता है, मतलब जो जल धकेला जाता है इस तरफ को, किस तरफ को, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो जल धकेला जाता है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से धकेला जाता है। किसकी वजह से, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या साउथ इक्वेटोरियल करंट है, उसका जल पूर्व से पश्चिम में जो धकेला जाता है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से धकेला जाता है। तो दो स्टेटमेंट तो मैंने अभी सही बताए, लेकिन क्योंकि मुझे तो आपको फेल करना है, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए होता ना प्री, तो मैं इन दोनों को क्या करता, पलट देता और आपसे क्वेश्चन पूछता कितने स्टेटमेंट सही है, और आप उस ट्रैप में फंसते, और क्या, आपकी हार और मेरी जीत। नहीं समझे, भाई पेपर बनाने वालों को यही तो बोला जाता है, इतना कठिन बनाओ कि सामने वाला धराशायी हो जाए। लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूं, इतना पढ़ो, बारीकी से पढ़ो कि सामने वाला धराशायी ना कर पाए, उसको धराशायी कर दो। एक नया रिकॉर्ड बनाओ कि आज तक 100 में से 80-90 नंबर कोई नहीं लाया। कितने भाई, 3 में। ऐसा कुछ कर दो कि एक नया रिकॉर्ड आपके नाम हो जाए कि जी 100 में से कितने लाओगे, 90, 100 में से 100। फिर तो आपके लिए एक अलग लबासना बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, दक्षिण विषुवत रेखा धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट पे हूं मैं, धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं, फिलहाल कोई बड़ा पेपर नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, यह धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रवाह के कारण पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के तटों के मध्य 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है। कहां पर होती है, 0 से 20। पहले क्या पढ़ा था हमने, 0 से 10, ये चलती है 0 से 20 के बीच में। ठीक है, सेंट रॉक्स द्वीप, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। किससे टकराती है, कि ये दिख रहा दक्षिण अमेरिका में एक कोना दिखाई दे रहा होगा आपको, वहां पर जो रॉक है उसका नाम है सेंट रॉक्स द्वीप, से टकराने के बाद यह 2 भागों में बढ़ जाती है। प्रथम शाखा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से त्रिनिदाद के पास मिल जाती है। दक्षिण अमेरिका के ऊपर आपको एक वेस्ट इंडीज कंट्री दिखेगा जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्या नाम है उसकी, कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या कैपिटल है, बालिका यहां पे देखो, ऊपर देखो, जहां पे आपका, हाँ यहाँ ऊपर और ऊपर, हाँ यहीं पे कहीं पे दिखेगा, दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर जाओ, कहीं दिख रहा है। अगर इसमें नहीं दिख रहा तो वर्ल्ड मैप में देखो। अच्छा, बच्चे क्यों गड़बड़ कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता त्रिनिदाद हुआ क्या है। तितरिसु पता है उन्हें, कौन तितरिसु, क्या नाम है उसका, तितरेक्सु, वो समझ में आ जाता है उनके बचपन से, लेकिन त्रिनिदाद समझ में नहीं आता। तितरेक्सु तो कार्टून होता है बच्चों का। त्रिनिदाद एंड टोबैगो दिख गया, पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल दिख गई उसकी, वेस्ट इंडीज कंट्री है। कौन थे यहाँ के, कौन थे, कमला प्रसाद विश्वेश्वर थे, कौन थे, देखना जरा। अरे भाई हमारे यहाँ 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
मनाया जाता है। आते रहते हैं जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उन्हें बुलाते रहते हैं हम। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो कौन थे? कमला प्रसाद बिसेसर थे, या क्या नाम है उनका, अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता। जल्दी देखो भाई। पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है। कौन है यहाँ के? कभी थे मतलब बड़े व्यक्ति, अब नहीं पूछेगा क्वेश्चन वैसे। एक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था किसी ने, क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। कहां के थे वो? दो नाम देखिए जरा, कमला प्रसाद बिसेसर कहां के हैं, कहां के थे, और जो अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? अमर्त्य सेन। ये कहां के थे? अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। ढूंढो, या तो मोबाइल जमा कर दो यहां। तो मैं आगे बढ़ूं? आपका 5G काम नहीं कर रहा है। अमर्त्य सेन कहां के? अरे नहीं भाई, भारतीय मूल के हैं, वो विदेशों में रहते हैं। कमला प्रसाद बिसेसर कहां के? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। उनको बुलाया था हमने कभी, कब? 9 जनवरी को, बहुत पहले की बात है। अच्छा, सेंट रॉक द्वीप से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। प्रथम शाखा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से त्रिनिदाद के पास मिल जाती है, दूसरी पूर्वी ब्राजील तट के सारे गुजरती हुई आगे बढ़ती है। अब यहां से नाम हो जाएगा ब्राजीलियन करंट। क्या नाम हो जाएगा? ब्राजीलियन करंट। ब्राजील की गर्म जल धारा भाई, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की दूसरी शाखा जो ब्राजील के तट के सारे 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं ब्राजील की धारा। क्या बोलते हैं? गर्म जल धारा है। कैसी है? विक्षेप बल, डिफ्लेक्टिव फोर्स एवं पछुआ हवाओं के प्रभाव से यह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर पश्चिम से पूर्व यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। मैंने कहा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये मुड़ क्यों रही है, उसका कारण बता रहा है वो। क्या कारण बता रहा है? डिफ्लेक्टिव फोर्स एवं पछुआ हवाओं के प्रभाव से यह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। ऐसे मुड़ जाएगी, यूं पूर्व दिशा की ओर मुड़कर पश्चिम से पूर्व यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है। किस रूप में? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में, है ना। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह को क्या बोलते हैं? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, या हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह। क्या बोलते हैं? हाँ जी। जिस समय ब्राजील की धारा पूर्वाभिमुखी होती है, उसी समय फॉकलैंड की ठंडी जलधारा ब्राजील से मिल जाती है। यार हर जगह ऐसा ही हो रहा। ऊपर से लेब्राडोर आ रही थी, यहां पर क्या हो गई? नीचे से कौन आ गई? फॉकलैंड की धारा आ गई। आया तो आइसबर्ग लेके आई, ये भी फॉकलैंड के बगल से होके आ रही है, इसलिए फॉकलैंड की धारा बोल दिया इसको। क्या बोल दिया? तो जैसे ऊपर लेब्राडोर मिल रही है, नीचे फॉकलैंड की धारा मिल रही है, ठंडी जलधारा। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? अब फॉकलैंड की ठंडी धारा, अंटार्कटिक सागर का ठंडा जल दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से टकराकर, ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम तट जो है उसका नाम है केप हॉर्न। क्या है? केप हॉर्न से टकराकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इसको क्या बोलते हैं? फॉकलैंड की ठंडी धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉकलैंड की ठंडी धारा की संज्ञा से जाना जाता है इसको। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं। जब ब्राजील धारा पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण विक्षेप बल द्वारा पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, तो स्थल के अभाव में पछुआ हवाओं द्वारा प्रेरित होकर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और अंटार्कटिका प्रवाह आदि नामों से संबोधित किया जाता है। नाम याद रखना है आपने। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह का ही नाम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी है, पछुआ पवन प्रवाह भी है, अंटार्कटिका प्रवाह भी है। यह एक ठंडे जल की धारा है। क्लियर हो गया? बेंगुला करंट मेरी प्रिय जल धाराओं में से एक है ये। बेंगुला कौन सी?
इसलिए क्योंकि मैं जब तैयारी शुरू की थी, मैंने कम से कम अपने जीवन काल में जब मैंने पेपर दिए, कम से कम 15 पेपरों में मुझे ये बेंगुला क्वेश्चन दिखाई दिए। इसलिए मेरा प्रिय प्रश्न है, क्या है इसका नाम है बेंगुला करंट। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी वेस्ट कोस्ट से टकराकर उसके सारे उत्तर की ओर मुड़ जाता है। इसे ही बेंगुला करंट की धारा से अभिहित किया जाता है, यानी बेंगुला की ठंडी धारा कहा जाता है। नामीबिया से लगते हुए चल रही है, किससे? नामीबिया से लगते हुए चल रही है। आगे चलकर यह दक्षिण विषुवत रेखा धारा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? अब एक होती है भैया काउंटर इक्वेटोरियल करंट। कौन सी? मैंने कहा कि यार नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का पानी इधर पहुंच गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट का पानी भी इधर पहुंच गया, एक ढाल बन गया। मतलब इधर पानी ज्यादा, मतलब पानी का लेवल क्या हो गया, बहुत ऊपर हो गया, उधर थोड़ा सा डाउन हो गया। तो बीच में से एक धारा चलती है जिसको क्या बोलते हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये एक ऐसी धारा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। जब आपने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पढ़ा वो पूर्व से पश्चिम चल रही थी, है ना। साउथ इक्वेटोरियल करंट भी जो शुरू हो रही थी तो वो भी पूर्व से पश्चिम जा रही थी। इसके बीच में से करंट चल रही है, इसको क्या बोल रहे हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। उत्तर व दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधाराएं जब दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचती हैं तो तट से टकराकर इन धाराओं का कुछ जल पुनः विषुवत रेखा के शांत खंड से होकर, वो शांत खंड कौन सा होता है भाई? 5 से 5 के बीच में डोलड्रम बोलते हैं हम, डोलड्रम, वहां से होते हुए अफ्रीका के गिनी तट की ओर आता है। कहां तक आता है? गिनी तट की ओर आता है। दोनों धाराओं के बीच जल के इस उल्टे बहाव को ही, उल्टा बहाव, ध्यान रखना, उल्टे बहाव की ही विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति में पृथ्वी की परिभ्रमण गति एवं पूर्ववर्ती भाग में जल की कमी की पुनः आपूर्ति ही विशेष कारण है। मैं यहां से आईएएस में क्वेश्चन बनाता, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का कारण क्या है? 2 कारण है। नंबर 1 पृथ्वी की परिभ्रमण गति, नंबर 2 पूर्ववर्ती भाग में जल की कमी। जब सारा जल यार इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया, माना मैं 2 धाराएं यहां टकराऊंगा तो टकरा के फिर क्या होगा? बीच में से एक वापस आएगी, उसी को काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोल रहे हैं। तो यहां से मैं क्वेश्चन बनाता जहां पे आपकी नजर नहीं जा रही, ठीक है। पूर्व में इस धारा का गिनी तट पर अस्तित्व प्रकट होने के कारण इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। एक क्वेश्चन में अगर वनडे एग्जाम होता तो मैं ये बोलता कि गिनी की धारा किसे कहा जाता है? गिनी एक देश है, कॉन्क्री कैपिटल है उसकी, एक देश गिनी बिसाऊ भी है, उसकी कैपिटल गिनी बिसाऊ है शायद, पर मैं गिनी की बात कर रहा हूं। गिनी तट पर टकरा रही है इसलिए गिनी की धारा। गिनी की धारा किसका अन्य नाम है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट, अटलांटिक ओशन वाली। कौन सी वाली? समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसके बाद मैं कराऊंगा प्रशांत महासागर की धाराएं। क्या कराऊंगा? पैसिफिक ओशन की। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना काफी है।